इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास है, उससे जुड़ी जानकारी आपको दे दे। गोंडा पहुंची अपना दल। कमरेरा वादी की विधायक पल्लवी पटेल ने भी रामचरितमानस को लेकर अब एक विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस विवाद में अब एमएलए पल्लवी पटेल की भी एंट्री हो गई है। तुलसीदास सिर्फ अनुवादक हैं, मैं उन्हें नहीं मानती संत। रामचरितमानस में तुलसीदास के निजी विचार हैं, ऐसा कहना है पल्लवी पटेल का। रामचरितमानस को मैं नहीं मानती हूं, किसी एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा में रहते वक्त इसका विरोध करना चाहिए था, ये भी शब्द पल्लवी पटेल की तरफ से कहे गए हैं। शूद्र के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाना है। शूद्र के प्रति विचार बदलने को लेकर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर बयान पल्लवी पटेल का सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं ना तो मानती हूं रामचरितमानस को और ना ही मैं तुलसीदास को संत मानती हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहाँ से हट जाना चाहिए। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे, जहां सपा अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के खिलाफ वो लगातार अब हमलावर है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सरकार पर हमलों की बौछार कर दी है। मानस विवाद को लेकर अखिलेश ने न सिर्फ निशाना साधा बल्कि सवाल तक खड़े कर दिए। अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है, कोई एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा में शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां होने वाले G20 समिट को लेकर भी उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया और G20 समिट को धोखा करार दिया। ये सरकार न केवल किसान को धोखा दे रही है, नौजवान को धोखा दे रही है, ये अब पढ़े लिखे टाई लगाने वाले और सूट पहनने वाले उद्योगपतियों को भी धोखा देने जा रही है। अरे बीजेपी बेईमान पार्टी है, अब बेईमान पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? अब अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सरकार के साथ साथ अफसरशाही पर भी तंज कसा। कहा कि भाजपा सरकार में अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता बन गए हैं। और चलिए अब सत्याग्रह में हम आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ तो अखिलेश यादव खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर चुके हैं, वहीं इस पर अब विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी ने जहां इस लड़ाई को शूद्र से जोड़ते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं भाजपा भी खुलकर जवाब दे रही है। भाजपा और सपा की लड़ाई में बसपा की एंट्री से सियासी पारा 7वें आसमान पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बसपा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आस्था के ऊपर कभी किसी के प्रहार नहीं करना चाहिए। मानस पर चल रही महाभारत के अलावा बसपा ने सपा और भाजपा पर करारा हमला भी बोला है। दरअसल 2024 चुनाव को देखते हुए रामचरितमानस की चौपाई पर शुरू हुआ विवाद अब जातीय गोलबंदी तक पहुंच गया है। इस बीच भाजपा भी लगातार सपा पर हमलावर है। जो हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर उगलेगा, वो जनता उसे डस्टबिन में फेंक देगी और जनता जनार्दन जाग चुकी है। वो सत्ता में रहते हैं तो दिखाई नहीं देता है। जब सत्ता में 4-4 बार सत्ता में मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी तब वो याद नहीं आता है कि हम शूद्र की बात करते हैं, रामचरितमानस के दोहे की बात करते हैं, तब महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई देता है, पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखाई देता है। देखिए सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में संशोधन किया है और इसके बाद कई ब्राह्मण और राजपूत नेताओं को भी अब इस लिस्ट में जगह दी गई। दरअसल नई कार्यकारिणी को लेकर सपा में अंदर खाने नाराजगी सामने आई थी। पार्टी में ही दबी जुबान में किसी भी ब्राह्मण या राजपूत नेता को जगह नहीं मिलने पर नेता नाराज थे, जिसके बाद सपा ने 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट को संशोधित किया। तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है, जिसमें कई ब्राह्मण और राजपूत नेताओं को जगह दी गई। विनय तिवारी, ओम प्रकाश सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अभिषेक मिश्रा को भी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। शनिवार को अखिलेश यादव से मुरादाबाद में एबीपी गंगा के संवाददाता ने सवाल किया था। सवाल पर अखिलेश यादव असहज हो गए थे। क्यों ऐसा कहते हो? आप फिर से पढ़ लो सूची। आप ऐसा मत करो, ये बात मत बोलिए आप। केवल इसलिए कि न्यूज पे किसी ने मैसेज करके आपसे पूछा होगा, ये पूछ लो, ये मत करो। आप पूरा जिसने आपको मैसेज भेजा हो उससे कहिए कृपा करके हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोबारा देख लो। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को तवज्जो दी थी। 63 लोगों की लिस्ट में 16 लोग ओबीसी वर्ग से थे, जिसके बाद पार्टी में ही सवाल उठने लगे।
हालांकि अखिलेश यादव ने ये दाव आने वाले चुनावों को लेकर चला था, लेकिन पार्टी में दबी जुबान में उठ रहे बगावत के सुरों के आगे अखिलेश यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में संशोधन करना पड़ा और अब फिर से स्वर्णों को जगह दी गई। देखिए, यूपी में अब ओपी राजभर ने नई मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है और उनकी सीधी नजर है अब आधी आबादी के वोट पर, जिसको देखते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने महिलाओं के हक में लड़ाई शुरू कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर की अगुवाई में जगह जगह रैली की जा रही है। इस बीच आज सुबह सपा ने मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर में महंत दिग्विजय नाथ पार्क में महिला हक अधिकारी महारैली की और महिलाओं के हक की आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। देखिए, महिलाओं की तरफ से हम पार्टी में एक आवाज उठी कि हम लोगों की लड़ाई पुरुष वर्ग आज़ादी के बाद से लड़ रहा है, फिर भी हम असुरक्षित हैं। लोग पार्टियां सुरक्षा देने की बात करती हैं, हमको आगे बढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन हो नहीं पाता। ओपी राजभर की माने तो वो मंडलवार महिलाओं के अधिकारों को लेकर रैली कर रहे हैं। गोरखपुर की महारैली में भी महिलाओं की काफी भीड़ नजर आई। इस महारैली के जरिए सरकार से कई मांग की जा रही है। प्रदेश में शराबबंदी की मांग प्रमुख है। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ और नौकरी में भी 50% आरक्षण की मांग है। आज उनकी मंशा है कि पूर्ण शराबबंदी। गोरखपुर के बाद सुबह सपा की अगली रैली पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगी, जिसमें वाराणसी के अलावा गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिले की महिलाओं को बुलाया गया है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड में कहां-कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। देखिए, जोशीमठ में आपदा प्रभावितों का विस्थापन सरकार के लिए चुनौती बन गया है। चारधाम यात्रा से पहले आपदा प्रभावितों के विस्थापन की योजना है। करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन आपदा प्रभावित सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रभावितों का पुनर्वास और विस्थापन नहीं हो पाया। हालांकि बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के स्तर पर चारधाम यात्रा से पहले प्रभावितों के विस्थापन की योजनाएं बनाई जा रही हैं। अप्रैल महीने में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव की ओर से राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और विस्थापन हो। जोशीमठ में जांच कर रही 8 एजेंसियों की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि एजेंसियों के काम में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उनको जो भी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो सुविधाएं उनको देना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना काम करें। फिलहाल जोशीमठ आपदा प्रभावितों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। पीपल कोठी में सरकार ने रहने की व्यवस्था की है, लेकिन आपदा प्रभावितों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं जोशीमठ आपदा प्रभावितों को सरकार की तरफ से धनराशि भी दी गई है। और देखिए, अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 3.25 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करवाने के लिए जिलाधिकारी पौड़ी और जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट भेज दी गई है। अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर एक्शन की तैयारी है। पुलकित आर्य की अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी, जिसका पूरा ब्यौरा जिलाधिकारी पौड़ी और जिलाधिकारी हरिद्वार को भेजा गया है। जांच के दौरान पुलिस को पुलकित की करीब 3.25 करोड़ की संपत्ति अवैध मिली है। पुलकित आर्य ने जनपद हरिद्वार में विशनपुर, झर्रा, अहमताल में 32 लाख, सदनपुर पीली में करीब 48 लाख, ज्ञानलोक कॉलोनी, शेखपुरा, कनखल में करीब 62 लाख की भूमि अवैध रूप से अर्जित की, जिस पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 अन्य साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात नहर में फेंककर हत्या कर दी थी। पुलकित अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग चलाता था। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। संत रविदास जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने संत रविदास के मंदिर में मत्था टेका। संत रविदास जयंती पर बनारस में अलग ही उत्साह देखने को मिला। काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत रविदास के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास को नमन किया। इस दौरान सीएम योगी को संत रविदास की तस्वीर भी भेंट की गई। सीएम ने इस दौरान मन चंगा तो कठौती में गंगा कह के समाज को कर्म का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया संदेश पढ़ा। सदगुरु ने सदैव महत्व दिया और उस कालखंड में उन्होंने ये बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। वहीं संत रविदास जयंती पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, संत रविदास को नमन किया। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर नमन किया।
सभी लोगों को मन चंगा तो कठौती में गंगा का अमर आध्यात्मिक संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित और देश एवं दुनिया में रहने वाले उनके समस्त अनुयायियों को मेरी व बीएसपी की ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। देखिए, सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 5 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट अब जारी हो चुका है। पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द अपराध से इकट्ठी की हुई संपत्ति पर कार्रवाई हो सकती है। इरफान सोलंकी के गैंग की 200 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए के आसपास न्यूनतम जाना चाहिए। बाकी अंतिम रूप से मूल्यांकन करने के बाद हम आपको इसका एक्चुअल डेटा दे पाएंगे। इतना ही नहीं, इरफान सोलंकी के 5 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। अगर ये सभी जल्द कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कुर्की का नोटिस इनके घरों पर चस्पा किया जाएगा। 5 लोग फरार हैं, जिनमें अनूप है, सबलू है, शकील है और तमाम महबूब हैं। ये सभी लोग आरोपी जो हैं वो फरार हैं इस मामले में और पुलिस अब इन पर कुर्की की कार्रवाई की बहुत तेजी से काम करने जा रही है। हालांकि सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी इसे पुलिस की प्रताड़ना बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये सब पुलिस की थ्योरी है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने 5 लोग गैंगस्टर में विरुद्ध किए हैं। गैंगस्टर होता क्या है, गैंग चार्ट होता क्या है? वो लोग जो अलग अलग जगहों पे अपराध करते हैं लेकिन आपस में मिले हुए होते हैं, उनको गैंग कहा जाता है ना। इन्होंने कौन सा गैंग चार्ट बनाया, किसकी संपत्तियां कहाँ जोड़ी? जहाँ तक सवाल इरफान सोलंकी जी का है तो उनके पिताजी हाजी मुश्ताक सोलंकी भी शहर के रसूखदार व्यक्ति थे, 2 बार के विधायक थे। कानपुर पुलिस ने पिछले 2 महीनों में सपा पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर 8 मुकदमे दर्ज किए हैं। इरफान सोलंकी पर कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट पर दर्ज मुकदमे को लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई काफी तेज कर चुकी है। देखिए, आगरा पुलिस ने खुफिया सूचना पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक बड़े खेल का खुलासा भी किया है। पुलिस गिरफ्त में दिख रहे इन सभी लोगों को आगरा पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने अवैध तरीके से आगरा में रहने वाले इन 32 बांग्लादेशियों को खुफिया इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सिकंदरा पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए इन बांग्लादेशियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये सभी अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। खुफिया सूचना पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर इन सभी को पकड़ा, जिनमें से कई लोगों के पास वीजा, पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। इन लोगों में से कई ने तो बिजली कनेक्शन, डीटीएच कनेक्शन भी अपने नाम पर ले रखा था। जानकारी के मुताबिक इन लोगों से कुछ पैसे लेकर अवैध रूप से बंगाल बॉर्डर पार करके बिहार के रास्ते आगरा लाया गया था और ये सभी यहाँ सिकंदरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 14 में खाली जमीन पर झुग्गी झोपड़ी लेकर रह रहे थे। 28 बांग्लादेशी नागरिक जो आगरा में अवैध रूप से निवास कर रहे थे, जिनके पास निवास करने हेतु डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम उस सरगना की तलाश में जुटी है जिसने अवैध रूप से इन सभी को बॉर्डर पार कराने के बाद यूपी पहुंचाया और आधार, पैन कार्ड जैसे कागजात भी बनवा कर दिए। लखनऊ में लोगों की नाराजगी सामने आई है। आक्रोशित लोगों का प्राधिकरण के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। अपनी समस्याओं को लेकर नाराज लोगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरगम अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए जूतों की माला पहनाकर पुतला भी फूंका। यहाँ लोगों ने पोस्टर, बैनर लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाया और अपना गुस्सा निकाला। लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ नाराजगी की ये तस्वीरें गुडम्बा इलाके की हैं, जहाँ कुर्सी रोड पर स्थित सरगम अपार्टमेंट की दिक्कतों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की माने तो लंबे वक्त से अपनी समस्याओं को लेकर ये शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण समस्याओं के समाधान पर ध्यान नहीं दे रहा है। यही वजह है कि अब इन लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाते हुए मोर्चा खोल दिया है। सफाई, सुरक्षा और बचे हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की है। साथ ही जल्द समाधान न होने पर हल्ला बोल की बात भी कही है। और भारत में एक बार फिर से बाल विवाह पर हंगामा शुरू हो गया है। असम में सरकार की सख्ती के बाद अब सियासी कोहराम मच गया है और अब सरकार के एक्शन को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बाल विवाह के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। अब तक असम में जहां 4000 से ज्यादा केस दर्ज होने के बाद करीब 2000 आरोपी गिरफ्तार हुए, तो वहीं अब गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी बीच अब मुस्लिम नेताओं ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। चाइल्ड मैरिज तो बंद होना चाहिए और बच्चों को वक्त से पहले शादी नहीं करानी चाहिए। यूं तो बाल विवाह के खिलाफ देश के आजाद होने से पहले ही लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन हाल ही में असम सरकार ने भी सख्ती की है। कुछ दिन पहले कैबिनेट ने कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी कराने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने के प्रस्ताव को पारित किया।
साथ ही 14 से लेकर 18 साल और इससे कम उम्र की लड़कियों की शादी कराने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की बात कही, जिसको लेकर अब कार्रवाई तेज हो रही है। बाल विवाह कर आप क्या कर रहे हैं? बालिका का भविष्य खराब कर रहे हैं, उसका जीवन खराब कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी खराब कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं। अब दिल्ली में भी धीरेन्द्र शास्त्री को संतों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर साधु संतों ने धर्म संसद की है। यह धर्म संसद बागेश्वर धाम के सरकार की सुरक्षा के लिए बुलाई गई थी। इस संसद में साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा, बागेश्वर धाम का संदेश दिया गया। साथ ही मांग की गई धीरेन्द्र शास्त्री को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। तो धर्म संसद होगी, साधु संत मंच पे रहेंगे, वो एक फैसला सुनाएंगे, उस फैसले को हम पूरे देश में आगे बढ़ाएंगे, हमारे जो शिष्य मंडल वो आगे बढ़ाएंगे। वहीं वाराणसी में भी उत्तराखंड केदार के मक्कू मठ तुंगनाथ गद्दी स्थल और श्रीधाम वृंदावन के संतों ने समर्थन किया। राम नाम संकीर्तन करके सरकार को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की घोषणा करके मांग उठाई। वाराणसी के राम जानकी मठ से राम धुन संकीर्तन किया गया। लोग उस पर एक लिफाफा की तरह, जैसे बोलते हैं ना क्या, मढ़ देना, कुछ और हमारे ऊपर मढ़ दिया गया। धरना प्रदर्शन में बाबा के समर्थक प्रशंसक जमा होने को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। एक ओर जहां धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आवाज उठ रही है, तो वहीं उनके समर्थन में साधु संत आ गए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।